आप सबको हेलो। सेट नंबर 15 का एक्सप्लेनेशन हम लोग करें, उसके पहले प्लीज आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी परेशानी आई होगी। इसका कारण देखो, एक चीज जो मुझे दिखाई पड़ता है कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट का एक थ्योरी है कि अगर आप अरेंज कर रहे हो तो उसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि सेंटेंस में आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा, किसी दो इंडिविजुअल सेंटेंस में, तभी वो 5-6 सेंटेंस के बीच में से वो दोनों एक साथ आके बैठेंगे। उस कनेक्शन को ढूंढना ही अरेंजमेंट कहा जाता है। वो कनेक्शन आप ढूंढ पा रहे हो कि नहीं ढूंढ पा रहे हो, और वो कनेक्शन कहां से मिलता है? थॉट से कनेक्शन कम होता है, ज्यादातर शब्दों से कनेक्शन मिलता है। उसके उसके थीम वाले शब्द या उसमें कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे तुम ध्यान दो, मैं तुम बोलूं, यहां पे लिखा हुआ है ही। मैं अगर तुमको दिखाऊं, हो सकता है कि आपको दिखाई पड़ा हो, लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो ये ही लिखने का मतलब कि इसके साथ तो कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए ना, जिसके लिए ही लगाया है मैंने। बात प्रोनाउन की हो रही है, और वो पर्सन तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तो तुम्हारा ए के साथ जी का कॉम्बिनेशन तो बिना सोचे बैठेगा, थॉट में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, लेकिन ऑप्शन तो ही बता रहा है कि उसके साथ तो वही जाएगा। द इंडिविजुअल ओज अलेजियंस एंड ओबीडियंस टू द स्टेट। अब जरा सोचो कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, या फिर जैसे मैं बैठा रहा हूं, और हाँ, बैठाने के बाद मैं क्या करता हूं वो मेरे नजर रखो, बता रहा हूं मैं। इट इज इट्स ऑर्गन, ये इसका ऑर्गन है। अब इस सेंटेंस में दो चीजें आई हुई हैं, दोनों के लिए इट लगा है, एक के लिए इट लगा है, एक के लिए इट्स लगा है। अब मैं बोलूंगा ये चीज इसका अंग है, वो अपना ही अंग नहीं हो सकता है। फॉर द प्रेजेंट एक्शन द कस्टोडियन ऑफ हिज ट्रेडिशन। फॉर, और ये फॉर के बाद, फॉर का मतलब यहां बिकॉज दिया हुआ है। और आपको शायद पता होगा, मैंने जब कंजंक्शन चूंकि पे टेकअप किया था, अभी एडवर्ब वाले चैप्टर में मैंने किया है, कि फॉर को अगर आप बिकॉज के सेंस में इस्तेमाल करते हो तो ये कभी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। बिकॉज पहला आता है, बिकॉज राम वॉज इल, ही वेंट टू द डॉक्टर। लेकिन अगर फॉर लगाना हो तो राम वेंट टू द डॉक्टर फॉर ही वॉज इल। तो ये फॉर जिसका मतलब बिकॉज है, ये बता रहा है कि इसके पहले एक सेंटेंस आया हुआ होगा। और यहां पे नॉट ओनली डाल के छोड़ दिया है, तो बट भी चाहिए। अब अगर आप ध्यान दो तो सी के साथ, सॉरी, बट ऑल्सो चाहिए ना, तो सी के साथ तुम्हारा एफ का कॉम्बिनेशन बैठेगा। सॉरी, एक मिनट, नहीं मैंने वो पहले बोला था, मैं आता हूं। सी के साथ एफ वाला। अब एक और स्टेटमेंट, द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सिटीजन एंड नॉट द सिटीजन फॉर द स्टेट। राज्य सिटीजन के लिए होता है, ना कि सिटीजन राज्य के लिए होते हैं। एक एक द इंडिविजुअल हो एलिजेंस एंड विटनेस टू दिस। तो तुम्हारा ए और डी में से, दोनों में से एक आफत का लग गया कि दोनों में से पहला कौन सा चुने। तो तुम्हारे पास मैं रख रहा हूं कि डी भी पहला हो सकता है, ए भी पहला हो सकता है। अगर डी पहला जाएगा तो ए पहला जाएगा तो जी वहां पे रहेगा। अब मूव करो। बट इट इज अ पार्टनरशिप ऑफ प्रेजेंट विथ पास्ट एंड फ्यूचर। पार्टनरशिप ऑफ प्रेजेंट विथ पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का पार्टनरशिप है पास्ट और फ्यूचर के साथ, बट लगाया है। अब इसका मेरे हिसाब से सी के साथ तुम्हारा ई, कारण मैं बता रहा हूं,
कारण मैं बता रहा हूं, इट इज ऑल्सो द ट्रस्टी ऑफ फॉर इट्स फ्यूचर। जिसका वो ऑर्गन है, ये इट, उसका प्रेजेंट एक्शन, ट्रेडिशनल मतलब पास्ट, एंड ऑल्सो द फ्यूचर। वही इट से यहां भी है, वही इट से यहां भी है। तो तुम्हारे बी के साथ एफ का ग्रुप बैठेगा। तुम ध्यान दो मैं कितना अभी बिखरा हुआ है, इसके बाद मैं सेट करता हूं। दिस इज मेनली बिकॉज, तो तुम्हारा ए के साथ जब जी बैठेगा, एंड हाँ, द स्टेट राज्य के लोगों के लिए होता है, ना कि लोग राज्य के लिए होते हैं। बिकॉज, अब उसका कारण तो बताना होगा ना। तो तुम्हारे सी के बाद, सॉरी, डी के बाद तुम्हारा सी आएगा, सी के बाद ई आएगा, और देखना जरा, डी के बाद तुम्हारा सी, सी के साथ ई, ए जी का एक ग्रुप और बी एफ का एक ग्रुप। अब जरा आप ध्यान दो कि इसका इट्स जो, सॉरी, इसका जो इट्स लगा था वो किसके लिए लगा है, जरा ध्यान दीजिएगा। बी नंबर का इट्स किसके लिए, और अगर आप सोचिए तो वो कम्युनिटी के लिए लगा था, कम्युनिटी के लिए। पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए ही लगा, कम्युनिटी के लिए इट्स लगा है। ध्यान दो, बताने में मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो समझाना पड़ता है, वर्ड छूट जाते हैं। लेकिन आप जब सेंटेंस एलिमेंट बनाते हो ना, तो याद रखना, ये जो बचपन से एक थ्योरी पढ़ते आ रहे हो, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वो थ्योरी जब एक्शन में आता है ना, तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वो कभी नहीं। और ये सेंटेंस अरेंजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि तुम प्रोनाउन का किस नाउन के लगा है वो तुम समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये खासा टफ क्वेश्चन था, खासा टफ क्वेश्चन था। लेकिन आप ध्यान देखिए, मैंने जितने जगह अंडरलाइन किया है, इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल ही, मैंने सेंटेंस के मीनिंग को कम टारगेट किया है। और यही चीज तुमको सेंटेंस अरेंजमेंट में, पैराजम्बल जिसको जो भी बोलते हो, बनाने के समय में इस चीज को फोकस पे रखना होगा। आई होप कि आपको ये इतना टफ क्वेश्चन भी एक बार और देखना, मैंने जो बोला है खुद से बना के, इट और इट्स का। अब क्लोज टेस्ट। इन द 30s एंड 40s ज्योग्राफी वाज अ डैश सब्जेक्ट इन स्कूल्स। ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट था, डिसेंट सब्जेक्ट खेलने लगता, फेमस, एकदम अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट था वो। तुम फेमस डालोगे, कारण नहीं समझ में आ रहा है। फुल फ्लेजेड का तुम जरा मतलब देखना, चिल्ड्रन स्पेंट आवर्स ट्रेसिंग मैप्स एंड डैश अबाउट स्ट्रेंज प्लेसेस। अब जरा सोचना, एक वो एकदम पूरी तरह से विकसित एक सब्जेक्ट था, विकसित, फुल फ्लेजेड मतलब विकसित। और कोई वर्ड देख लो तो, हर सब्जेक्ट रिसोर्सफुल होता है, फेमस कोई सब्जेक्ट नहीं होता। बोरिंग और डिसेंट सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ेंगे, और बोरिंग तो वैसे भी नहीं जाना है। क्या, चिल्ड्रन स्पेंट आवर्स ट्रेसिंग मैप्स एंड डैश अबाउट स्ट्रेंज प्लेसेस। अब जरा सोच दो, आप में से कुछ लोग गलती से क्या कहेंगे, नॉलेज अबाउट। चिल्ड्रन स्पेंट आवर्स ट्रेसिंग मैप्स एंड नॉलेज, स्पेंट आवर्स ट्रेसिंग नॉलेज, क्योंकि मैप्स एंड नॉलेज यहां रखोगे, एंड लर्न अबाउट, और सीखते थे वो। बट निगेटिव थॉट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दैट्स इट्स ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, बट लगा है।
पॉजिटिव बोला है तो निगेटिव वर्ड तो चाहिए ना। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद अपने ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट को एबॉलिश कर दिया। जरा ध्यान दीजिए, बट के चलते पहले पॉजिटिव बात बोला, बट लगाया, निगेटिव जाएगा, एबॉलिश कर दिया। अ स्ट्रिंग ऑफ लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और अ स्ट्रिंग ऑफ मतलब मेनी यूनिवर्सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स डैश सूट, और ये तुम्हारा गलती हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो सूट, डू द सेम। इट इसका मतलब होता है डू द सेम। उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने भी अबॉलिश कर दिया। आगे देखना, ज्योग्राफी हैज बीन टार्ड, टार मतलब कोलतार जिसको बोलते हैं, अलकतरा जिसको बोलते हैं, मलिन हो गया उसकी छवि, विद द रेसिस्ट ब्रश एंड नो वन वांट्स टू बी, वो मलिन हो गया है, रेसिस्ट वो नस्लवादी ब्रश से उसका छवि मलिन हो गया, और कोई भी गंदा नहीं होना चाहता था। कंटेमिनेटेड, कोई भी दूषित नहीं होना चाहता था जब वो टार हो ही गया। तो ये क्लोसेस बहुत अच्छा था, समझ के बनाने लायक था। अब देखो एक क्वेश्चन आता है ना, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आजकल के टाइम में, स्टार्टर। नॉर्मली वो पीटी में नहीं पूछता, लेकिन मेंस का एक बहुत फेमस पार्ट है, हमेशा मिलता है तुमको। अगर हम हर बार ना मिले तो मोस्ट ऑफन वो मिलते रहता है। इसका क्या तरीका होता है? तरीका ये है कि आपको वो 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस वो दे देगा, नॉर्मली 2 सेंटेंस देता है, और वो बोलता ये है कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक बनाइए, एक सेंटेंस में लिखिए। और आपको लिखने को नहीं दे रहा है, वो बोलता ये है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कुछ शब्द डाल दे रहा हूं, उसके बाद मैं ब्लैंक स्पेस डाल देता हूं। आपको ब्लैंक स्पेस में इन शब्दों में से जिसको जहां जैसे रखने का मन करे आप रखो, बट जब इस सेंटेंस को पूरा करोगे तो मीनिंग वही आना चाहिए जो उन दोनों सेंटेंस का था, लेकिन सेंटेंस अलग अलग नहीं होना चाहिए। इनको जोड़ के इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है, और स्टार्ट एग्जामिनर करके देगा, तुम्हें बस चेक ये करना है कि अगर इससे स्टार्ट किया जाए तो ये बात को पूरा किया जा सकता है कि नहीं। आगे में तुमको क्या लिखना है वो तुम्हारे को छोड़ दिया है। जैसे मैं तुमको बताऊं, महेश वॉज एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड बाय द फैसिनेटिंग पेंटिंग्स। महेश बहुत प्रभावित था इन पेंटिंग से, आकर्षक पेंटिंग से। ही परचेज्ड ऑल ऑफ देम, उसने सारा खरीद लिया, यद्यपि दे मीन्स पेंटिंग्स वेयर वेरी एक्सपेंसिव। चलिए, सिंस, अब सिंस, अच्छा जब जोड़ना है तो कंजंक्शन तो लगाएगा ही लगाएगा, और कंजंक्शन लगाएगा तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि वो कंजंक्शन अब किसके साथ, प्रॉपर सेंटेंस के साथ लगाया कि नहीं। पेंटिंग्स वेयर एक्सपेंसिव, अब लिखा है बिकॉज, सिंस का मतलब बिकॉज होता है, बिकॉज द पेंटिंग्स वेयर एक्सपेंसिव। अब आगे में जरा सोचो तो क्या लिखोगे तुम? क्योंकि पेंटिंग बहुत महंगे थे इसीलिए महेश इंप्रेस्ड होके सारा खरीद लिया, ये बोलोगे? नहीं बोल सकते हो। सो 1 नंबर जाएगा और 1 जाएगा, तो ये दोनों जाएगा। महेश वॉज सो इंप्रेस्ड with the fascinating painting that he bought all of them although they were expensive। हो सकता है कि नहीं तुम्हारा? ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगा ना? आराम से हो गया। अब देखो, ऑल्दो, इसके बावजूद कि महेश वॉज, इसके बावजूद, यद्यपि महेश, क्या बोलोगे? सारा पेंटिंग खरीद लिया, या यद्यपि महेश इंप्रेस था?
यही दोनों में से कुछ बोलोगे, महेश के साथ आगे में लिखना होगा तो यद्यपि महेश इंप्रेस्ड था, आगे में तो निगेटिव बोलना पड़ेगा। यद्यपि महेश ने सारा पेंटिंग खरीद लिया, आगे में तो ऑल्दो और बिकॉज तो एक ही सेंटेंस में नहीं लग सकता ना। अगर बिकॉज जहां लगा रहे हो ऑल्दो नहीं लगेगा, और जहां ऑल्दो लगा रहे हो वहां पे बिकॉज नहीं लगेगा। जरा सोचिएगा। और ये वाला कहां गड़बड़ हुआ है? सिंस महेश वॉज इम्प्रेस्ड, अगर ऐसे रहता, चूंकि महेश बहुत इम्प्रेस्ड था, उसने सारा खरीद लिया, वही चीज तो यहां लिखा हुआ है। उसने सिंस सही कंजंक्शन लगाया था, गलत पार्ट में लगा दिया उसने। सो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में वो कंजंक्शन सही ले सकता है, बट जिस पार्ट के साथ लगाएगा वो गलत हो जाएगा। जैसे देखो, राजू ऑब्जर्व्ड ऑल द योगिक एक्सरसाइजेज वेरी केयरफुली। राजू ने सारे एक्सरसाइजेज को बहुत केयरफुली देखा, ऑब्जर्व किया। ही कुड नॉट सक्सीड इन प्रैक्टिसिंग इवन अ सिंगल वन। वो एक भी एक्सरसाइज को नहीं कर पाया, प्रैक्टिस उसका। दोनों निगेटिव वर्ड, सारा वर्ड उसने देखा ध्यान से, एक को भी नहीं कर पाया। अब क्या बोला? राजू का केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द योगिक एक्सरसाइजेज, आगे क्या बोलोगे? इन स्पाइट ऑफ ऑब्जर्विंग, सारे को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बावजूद, आराम से बन रहा है, राजू एक को भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया। ऑल्दो राजू हैड नॉट सक्सीडेड, यद्यपि राजू सफल नहीं हुआ एक का भी प्रैक्टिस करने में। उसने सारे को देखा जरूर था, यद्यपि वो सफल नहीं हो पाया, फिर भी उसने सबको अच्छे से ऑब्जर्व किया था। ये भी जाता है। तुम्हें लग रहा होगा कि 2 नंबर एकदम सही है, बट मेरे को लगता है ना कि तुम्हारा डी भी साथ में जाना चाहिए। यद्यपि उसने सारे को, वो किसी को भी करने में सफल नहीं हुआ। उसने, यद्यपि वो पास नहीं हुआ, लेकिन उसने पढ़ाई की थी। यद्यपि उसने पढ़ाई की थी, वो पास नहीं हो पाया। सो यद्यपि वाला, ऑल्दो वाला सेंटेंस ना हम लोग आगे पीछे भी जोड़ के लिख सकते हैं। जरा सोचिएगा इसको। एंड फॉर मी इट इज ऑप्शन नंबर डी। ही possesses ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर एक्सेप्ट वन। उसके पास अच्छे लीडर के सारी क्वालिटीज हैं, एक को छोड़ के, और वो है ही इज वेरी साई। डिस्पाइट हिज साइनेस, अपने साइनेस के बावजूद, शर्मिलापन के बावजूद, ही possesses ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। आराम से आ रहा है। हैड ही बीन अ गुड लीडर, अच्छा, हैड ही बीन अगर शुरुआत में रखते हो तो इंटरोगेटिव नहीं होता, ये काल्पनिक सेंटेंस। अगर वो एक अच्छा लीडर हुआ होता, ये वाला मीनिंग है, वो जाना नहीं है। और बट फॉर का मतलब होता है वो वहां पे लगेगा नहीं। कहीं भी बट फॉर है, एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है विदाउट। बट फॉर योर हेल्प, दैट इज विदाउट योर हेल्प, आई वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ होता। तो विदाउट हिज साइनेस, उसके साइनेस के बावजूद, शर्मिलापन के बावजूद, के बिना वो एक अच्छा लीडर हुआ होता। नहीं जा रहा है। वो शर्मिला है, उसके बावजूद उसके पास सारे गुण हैं। श्याम फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स विद अटमोस्ट करेज, श्याम ने सारे प्रॉब्लम को पूरे करेज से फेस किया। एनी अदर ऑर्डिनरी पर्सन वुड हैव बीन ruined, कोई आम आदमी बर्बाद हो गया रहता। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। श्याम वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी एनफ, वो इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी था कि उसने सारे को कर लिया। लेकिन हम इस सेंटेंस को तो नहीं लिख पाएंगे ना, हमें दोनों सेंटेंस को जोड़ना है ना। थर्ड नंबर देखो, अनलाइक एनी ऑर्डिनरी पर्सन, किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन के से उल्टा, जो कि बर्बाद हो गया होता,
श्याम ने सारे प्रॉब्लम्स को मजबूती से फेस किया। तुम्हारा देख लो, तुम्हारा 3rd नंबर बन रहा है, 3rd नंबर बन रहा है, तो तुम्हारा आंसर ये है। लेकिन इसको हम लोग करेंगे, श्याम वॉज वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, श्याम वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी एनफ, तो आगे में इस सेंटेंस को लिखना है और वो लिखा नहीं पाएगा कैसे भी करके। विथ हिज परजिवरिंग प्रैक्टिस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, एकदम लगातार प्रैक्टिस करके वो अच्छा हो गया होता, एक फेमस सिंगर। उसके वॉइस में मेलोडी नहीं है, उसके वॉइस में मधुरता नहीं है। 2 नंबर को देखो, ऑल्दो हिज वॉइस इज नॉट मेलोडियस, यद्यपि उसका वॉइस मेलोडियस नहीं है, अपने प्रैक्टिस से वो एक बहुत फेमस सिंगर बन गया होता। 2 नंबर तो जाएगा। बिकॉज ही लैक्स परजिवरेंस प्रैक्टिस, क्या मतलब? बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करता है, ये कहां बोल लिखा हुआ है भाई? अगर उसका वॉइस मेलोडियस होता तो वो प्रैक्टिस करके सक्सेसफुल हो जाता, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यद्यपि उसका वॉइस मेलोडियस नहीं है, तब भी वो अपने प्रैक्टिस से सक्सेसफुल हो जाता। सो ओनली 2 एंड ओनली 2 इज हियर। ध्यान दीजिएगा, आपका ये रिएक्शन जानना जरूरी है कि आपने इनको, इस सेक्शन को स्टार्टर्स बोलते हैं, आपने स्टार्टर्स में कैसा वर्कआउट किया है, ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। मैं देखना चाहूंगा कि हाउ वेल डिड यू डू विद द स्टार्टर्स। बताइएगा जरूर। सी यू देन, थैंक यू।